हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 28 एंड 29 ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में। इन जनरल हमारा करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे होता है, लेकिन आज कुछ मेडिकल कंडीशंस के कारण मैं सुबह क्लासेस नहीं ले पाई और इसलिए आज अभी हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है उनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमें सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। हमारे आर्टिकल 21 से रिलेटेड हम बातें करेंगे। इसके अलावा आज हमें ईडी के बारे में भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ओके, और वीडियो के एंड में आपको एक नहीं दो क्वेश्चंस मिलेंगे और उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? एंड पीडीएफ, सो पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे मेरा टेलीग्राम, और ये रहा टेलीग्राम चैनल का नाम। ठीक है, तो आप बिल्कुल पूजा जैन CA 247 ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आज का लगता है वो यही क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर बाय द ICC। आप सभी को पता है कि ICC मेंस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले हैं जून में। ठीक है, जिसमें 20 टीम पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ओके, अब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा युवराज सिंह को, जो कि इंडियन क्रिकेटर है। आप तो कहेंगे नहीं मैम, आपने 2 दिन पहले तो सिखाया था कि उसेन बोल्ट को बनाया गया है, जो कि जमाइका के एथलीट है। बिल्कुल सही सिखाया था मैंने। एक्चुअली अभी तक ICC ने 3 एम्बेसडर मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस कर चुके हैं। युवराज सिंह है, क्रिस गेल है और उसेन बोल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, युवराज सिंह आप देख सकते हैं। इन्हें जाना जाता है एक बहुत अच्छे मैच के लिए। अगर आपको याद होगा, जब मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, तब इन्होंने 6 लगाए थे। ठीक है, तो इसलिए इनको जाना भी जाता है और यहाँ पर इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगली पर्सन एक और क्रिकेटर है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज बीन नेम्ड whom एज द एम्बेसडर ऑफ द अपकमिंग ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो क्वालिफायर के लिए किसे एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये है सना मीर, और सना मीर पाकिस्तान की क्रिकेटर आपको देखने को मिलेंगी। तो अगेन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा ICC न्यूज में है, राइट? तो ICC के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए, जैसे कि CEO कौन है, या फिर बोल सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब फॉर्मेशन हुआ, एटसेट्रा। तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पर रेडी की गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब ICC, जो कि ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मेशन एज अ इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1909 में। 1909 में जब इसका फॉर्मेशन किया गया था ना, तो इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। एंड 1987 से हम इसको ICC के नाम से जानते हैं। लेकिन फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 जून 1909 को ही हम फॉर्मेशन मानेंगे। दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है। फिर चेयरमैन इंपॉर्टेंट है ग्रे बार्कले, और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 108 मेंबर नेशन आपको ICC में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि 20 टीम है जो पार्टिसिपेट करने वाली हैं ICC में, और यहाँ पर युगांडा युगांडा की जो क्रिकेट टीम है उसने भी क्वालिफाई किया है, और इन्होंने अपने मैचेस के लिए, अपनी टीम के लिए यहाँ पर कोच अपॉइंट किया है, और नाम है अभय शर्मा। अभय शर्मा इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि इंडियन रेलवे के लिए खेला करते थे, और इन्हें युगांडा का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए हेड कोच अपॉइंट किया गया है। तो अभय शर्मा का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जब स्पोर्ट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में हम एक और बात करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स। जैसे कि हमारे नेशनल यूथ गेम्स होते हैं, खेलो यूथ गेम्स होते हैं, वैसे ही गल्फ कंट्री GCC आप यहाँ देखेंगे, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ओमान, इन सब ने मिलकर अपना पहला गल्फ यूथ गेम स्टार्ट किया है, और ये कहाँ पर हो रहा है? दुबई में। मतलब होस्ट कौन हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा आपका UAE। होस्ट क्या हो जाएगा? UAE होस्ट है, जिसमें 24 स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और 2 मई तक ये पूरा टूर्नामेंट चलना है। तो 2 मई में हम डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है, कौन हारा है, मतलब मेडल टेरी डिस्कस करेंगे। इसमें 3500 आपको एथलीट देखने को मिलेंगे। अब थीम क्या है? आर गल्फ इज वन, आर यूथ आर प्रॉमिसिंग, आपको ये यहाँ पर थीम देखने को मिल जाएगी। अब पर्सन न्यूज में एक और पर्सन के बारे में बात करेंगे,
लेकिन हम बात करते हैं पहले कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड के बारे में। बेसिकली मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में जो भी टीचर बेस्ट परफॉर्मेंस करता है हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे और फिलंथ्रॉपी वर्क मतलब परोपकारी कामों से भी जुड़ा हुआ है, तो उन्हें बेसिकली कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका दिया जाता है। और इस अवार्ड के लिए 9 लोगों का नाम नॉमिनेट किया गया है और 29 मई को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप नाम देखेंगे गीना जस्टिस। ये गीना जस्टिस है और ये केरला से बिलोंग करती हैं, लेकिन 2005 में ये यूएई शिफ्ट हो गई थी और यूएई के शारजहां गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है, और अगले एक और इंडियन नाम आपको देखने को मिल जाएगा, इनका नाम मीना मिश्रा। मीना मिश्रा भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में पढ़ाती हैं और इनका नाम भी कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये दो नाम इंडियन नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है who has been appointed as a director of Ministry of Housing and Urban Affairs। तो Ministry of Housing and Urban Affairs के डायरेक्टर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुनील कुमार यादव को बनाया गया है। और अगला जो नाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं एक बुक के बारे में। बुक का टाइटल है द विनर्स माइंडसेट। इस बुक को किसने लॉन्च किया है या इसकी ऑथर कौन है, राइटर कौन है? तो एक क्रिकेटर है जिनका नाम है सैम वॉटसन। तो सैम वॉटसन की बुक है द विनर्स माइंडसेट। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। आइए बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स पे। तो सबसे पहले आप लोगों ने G7 का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जैसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। और G7 की जो मीटिंग है इस साल इसे होस्ट कर रहा है इटली, और इटली की प्राइम मिनिस्टर सभी को पता है जॉर्जिया मेलोनी है, जो कि G20 समिट में भारत आई हुई थी। अब इन्होंने G7 समिट में इंडिया को इनवाइट किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है, इन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है। मतलब इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसे इनवाइट किया गया है G7 समिट में, जो कि जून में होने वाली है और होस्ट करने वाला है इटली। ठीक है, इतनी चीजें। अब बात कर लेते हैं कि पहले वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो कि G7 समिट में शामिल हुए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने G7 समिट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये 5 टाइम इस मीटिंग को अटेंड किए थे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ये पहला कोई समिट या सेशन नहीं है। इसके पहले इन्होंने 2019 में, 2021 में, 2022 में और 23 में इस आउटरीच प्रोग्राम या G7 समिट को अटेंड किया गया है। अब बात करेंगे G7 ग्रुप के बारे में। आपको पता है पहले ये G6 था, फिर ये G7 हुआ, फिर ये G8 हुआ, फिर वापस ये G7 हो गया। मतलब किसी ने एंट्री मारी है, किसी ने एग्जिट लिया है, बिल्कुल सही बात है। तो G7 ग्रुप ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का आपको देखने को मिलेगा और ये इनिशिएटिव 1973 में फ्रांस ने लिया था। ठीक है, उस समय अचानक से क्या हुए थे, जो क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चे तेल, उसके दामों में वृद्धि हो गई थी, कीमतें बहुत ज्यादा राइज कर गई थी, जिसके बाद G7 ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया। पहले ये G6 था जिसमें आपको 6 कंट्रीज देखने को मिलती, फ्रांस, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान और इटली। बट इन 1976 इसमें ज्वाइन किया था कनाडा ने। तो कनाडा ज्वाइन करने के बाद ये G7 हो गया। बट इन 1997 रशिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था और ये ग्रुप हो गया था G8। बट 2014 में रशिया इससे एग्जिट हो गया, तो आज ये G7 के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अब एक पोर्ट के बारे में बात करते हैं। और उस पोर्ट को पोर्ट किसके अंदर काम करता है, अडानी ग्रुप के अंदर काम करता है। इसके लिए आपको केरला जाना पड़ेगा और केरला में आप देखेंगे ये है विजिंगम पोर्ट। कहाँ पर है, केरला में। और इंडिया का पहला फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है। तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज इंडिया में हो वो भी पोर्ट्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन चुका है विजिंगम पोर्ट, जो कि केरला में है। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, तो ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो कार्गोज आती है, मतलब एक शिप से दूसरे शिप में कार्गोज को ट्रांसफर किया जाता है। मान लेते हैं कि एक बहुत सारी छोटी छोटी शिप्स एक जगह आती हैं और उसको हमने किस में लोड कर दिया, एक बड़ी शिप में कर दिया है। फाइनल डेस्टिनेशन में जाने से पहले कोई शिप है मान लेते हैं जिसको सिंगापुर जाना है, छोटी छोटा हमने कलेक्शन किया, बड़ी शिप में इसको लोड किया और सिंगापुर के लिए भेज दिया। तो ऐसी लोकेशन को हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आर द ट्रांजिएंट हब where cargoes from one ship is transferred to the another ship on the way of फाइनल डेस्टिनेशन। तो पहला यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अप्रूवल दे दिया है और इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है विजिंगम पोर्ट, जो कि अडानी ग्रुप का है, केरला में देखने को मिलेगा।
वर्ल्ड के बिगेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन से हैं? तो सिंगापुर, संघाई, सेंजांग, बुशान और हांगकांग में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? हमारे देश का एक टारगेट है कि हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। तो जब बहुत सारी कार्गोज आएंगी तो हमारा हैंडलिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर नए इन्वेस्टर्स भी देश में आने लगेंगे। चलिए अब अगली बात करते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ईशान। तो ईशान का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है और ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाली है। सिंपल सी बात, देखिएगा इस कहानी को समझिए। वन नेशन वन एयर स्पेस, वन नेशन वन एयर स्पेस प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ईशान। ईशान का मतलब है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। और ये सेंटर बेसिकली कहाँ पर तैयार किया जाएगा? नागपुर में ये सेंटर तैयार किया जाएगा। अभी हमारे देश में 4 एटीएम है। एटीएम मतलब एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट यूनिट्स हैं जो कि एयर ट्रैफिक को मैनेज करती हैं। कहाँ पर? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। और एक सब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन भी है, कहाँ पर? गुवाहाटी में है। तो इन सबको बेसिकली कंसोलिडेट किया जाएगा और हमारा पूरा जो एयर स्पेस है वो एक ही जगह से, एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रेगुलेट हो सके। कहाँ से? नागपुर में। इसलिए प्रोजेक्ट ईशान को लॉन्च किया है और अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा इनोवेशन लगेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी और उसके अकॉर्डिंगली इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे जो ट्रैफिक कंजेशन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, फ्लाइट टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट हम रिड्यूस कर पाएंगे और जो फ्यूल यूज किया जाता है वो फ्यूल भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। ये इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। इसमें बोला गया है कि कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट है जो कि 25,000 फीट के ऊपर, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से आउटर स्पेस में फ्लाई करती है, तो उसको मैनेज करना, उसको टेक ऑफ करना, लैंडिंग करना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास हो जाएगी? नागपुर, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नागपुर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी जाएगी एक बार जब ये सेंटर रेडी हो जाएगा। डन। चलिए अब अगली एक और रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब IEEFA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्बर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इन्होंने 21 इंडियन स्टेट का एनालिसिस किया और देखा कि कौन सा स्टेट है जो एनर्जी ट्रांजिशन में काम कर रहा है, कौन सा स्टेट है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है। तो देखा गया कि कर्नाटका टॉप पर है। हमारी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का 37% कर्नाटका तैयार करता है, जो कि कॉम्बिनेशन है सोलर एंड विंड एनर्जी का। तो फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका है, सेकंड नंबर पे आपको गुजरात देखने को मिल जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश ये बहुत पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर नए सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को तैयार करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए अब यहाँ पे एक और कॉन्फ्रेंस हुई है, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था? भूटान में किया गया था। ऑर्गेनाइज किसने किया? तो भूटान की गवर्नमेंट और टाइगर कंजर्वेशन कॉलिजन ने बेसिकली इसको तैयार किया, जिसकी थीम क्या थी? सिक्योरिंग द स्ट्रिप्स। बेसिकली एशिया में जो भी हमारे टाइगर्स हैं और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, टाइगर को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था और यहाँ पर रखा गया है टारगेट कि 10 साल में, 10 ईयर्स में हम $1 बिलियन खर्चा करेंगे और टाइगर के जो हैबिटेट है एशिया में इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो आपको याद रखना है कि कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? भूटान में हुई थी। डन। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अलाउ अबॉर्शन फॉर 30 वीक्स फीटस। यहाँ पर देखिएगा हमारे देश में एक लिमिट है कि कोई भी लेडी अबॉर्शन किस पीरियड में करा सकती है। तो मैक्सिमम लिमिट हमारी कंट्री में है 24 वीक्स। ठीक है, 24 वीक्स तक प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जा सकती है। बट सब स्पेशल केसेस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई माइनर है, उसका रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसके मेंटल हेल्थ, मतलब अगर वो माइनर है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसके मेंटल हेल्थ पे तो प्रभाव पड़ेगा ही और फिजिकल हेल्थ भी उसकी खराब होगी। तो ऐसे केसेस में ऐसे कोई माइनर जिसका सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, विक्टिम है, तो उसके लिए 30 वीक्स तक की प्रेगनेंसी अबॉर्शन हम अलाउ करते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली वर्डिक्ट आया है। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 21 की इन्होंने डिस्कशन किया है कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट रिप्रोडक्शन चॉइस एज पार्ट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। कोई महिला बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं चाहती, ये उसकी पर्सनल चॉइस है अंडर द आर्टिकल 21। अब यहाँ पर जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है,
इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है, अपर लिमिट, जैसे कि मैंने कहा कि 24 हफ्ते होती है, 24 वीक्स होती है, और ये स्पेशल केसेस में 30 वीक्स अलाउ किया है रिसेंटली। ठीक है, पहली बार हमारे देश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था और 2021 में हमने इसमें अमेंडमेंट किया है। आप यहाँ देख सकते हो कि पहले अप टू 12 वीक आपको एक डॉक्टर की एडवाइस चाहिए थी, फिर 12 टू 20 वीक आपको एक डॉक्टर की एडवाइस के बाद आपका अबॉर्शन हो सकता है, फिर 20 से 24 वीक्स यहाँ पर 2 डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है, और एक स्पेशल कैटेगरी में ही 24 वीक्स तक का अबॉर्शन होता है। अगर 24 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है तो उस केस में मेडिकल बोर्ड की परमिशन लगती है। यहाँ पे फीटस को चेक किया जाता है, अगर बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है, हार्ट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लंग्स डेवलप नहीं हो रहा है, उस केस में अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो ये बात 2021 के अमेंडमेंट में कही गई है। चलिए अब इंग्लिश चैनल के बारे में बात करते हैं। याद है कुछ दिन पहले मैंने बताया था यूके ने एक बिल पास किया था और कहा था कि जो रवांडा से लोग आए हैं भारत यूके में, रवांडा से जो लोग यूके में आए हैं और असाइलम लेकर बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ पे उनको वापस जाना पड़ेगा। एक बिल पास किया था, मैंने आपको रिसेंटली बताया था। तो बहुत सारे लोग अब वापस जा रहे थे इंग्लिश चैनल से, और यहाँ पर उनकी बोट जो थी वो डूब गई, तो 5 लोगों की डेथ हो गई, इसलिए इंग्लिश चैनल न्यूज़ में है। 5 people die in the attempt to cross the English Channel recently, hour after Britain passed a bill to deport asylum seeker to Rwanda to try a deter dangerous crossing. असाइलम क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे कंट्री में आता है, तो वो कंट्री उस व्यक्ति को संरक्षण या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे हम असाइलम कहते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि जो रवांडा के लोग हैं, असाइलम चाह रहे हैं, वो उनको अब वापस जाना होगा, डिपोर्ट करने की बात की है। तो उसके बाद जब ये लोग क्रॉस कर रहे थे तो 5 लोग यहाँ पे डेथ हो गई। अब इंग्लिश चैनल हमें देखना है, तो ऊपर का हिस्सा यूके कहलाता है और ये नीचे है आपका फ्रांस। तो इन दोनों के बीच में ये जो पानी का रास्ता दिख रहा है, इसे ही इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो इंग्लिश चैनल एक नैरो सी है बेसिकली अटलांटिक ओशियन में, जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल आपस में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोबर से कनेक्ट भी हो जाते हैं। ये इंग्लिश चैनल 563 किलोमीटर का है और 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई या ब्रेथ आपको देखने को मिलेगी। पहले पर्सन, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था वो है मिहिर सेन, और इन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, पहले इंडियन एंड पहले एशियन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। अगर हम वीमेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो आरती शाह पहली इंडियन वीमेन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था 1959 में, और ये पहली स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट पर्सन भी हैं जिन्हें 1960 में पद्मश्री दिया गया था। आरती शाह का नाम एग्जाम में सेवरल टाइम पूछा गया है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मरीन क्लाउडिंग ब्राइटनिंग के बारे में। बेसिकली यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने एक टेस्टिंग की है। ठीक है, टेस्टिंग करने के बाद एक जियो इंजीनियरिंग टेक्निक काम पर टेस्टिंग की है जिसको कहा गया है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। जो आपका समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर जो क्लाउड्स हैं, उन क्लाउड्स में क्या किया गया, बेसिकली इन क्लाउड्स में सी वाटर पार्टिकल्स को स्प्रे किया गया, सी वाटर पार्टिकल्स और स्मॉल एरोसॉल को यहाँ पर स्प्रेड किया गया, और पाया गया इससे जो हमारे क्लाउड है वो ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, और ब्राइट होने के साथ साथ ये सनलाइट को ज़्यादा ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, तो रिफ्लेक्शन सनलाइट का बढ़ जाता है। अगर सनलाइट का रिफ्लेक्शन बढ़ गया मतलब आप कम अमाउंट में सनलाइट को एब्जॉर्व कर रहे हो, अगर सनलाइट कम अमाउंट में एब्जॉर्व होगी तो इससे क्या होगा, सरफेस का टेम्परेचर कम गर्म होगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर पाओगे तो आप ग्लोबल वार्मिंग को भी कुछ हद तक कम कर पाओगे, ऐसा इनका मानना है। इसलिए इन्होंने इस मेथड का इस्तेमाल किया जिसका नाम है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, जिसमें बेसिकली कुछ सॉल्ट वाटर पार्टिकल्स को या एरोसॉल को यहाँ पर स्प्रे करने का काम किया है। ठीक है, बाय रिलीजिंग टाइनी एयरसॉल पार्टिकल इनटू द एटमॉस्फेयर, रिसर्चर एम टू एनहांस क्लाउड ब्राइटनेस लीडिंग टू इंक्रीज सनलाइट रिफ्लेक्शन। ओके, लास्ट न्यूज पे बात करेंगे इरडई के बारे में। इरडई बीमा मंथन इन हैदराबाद। तो बीमा मंथन किसने ऑर्गेनाइज किया? इरडई ने किया। कहाँ पे किया? हैदराबाद में किया। हर साल होता है? हाँ, हर साल होता है, और ये 6 नंबर का एडिशन है। इरडई का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और इन्होंने 6th एडिशन बीमा मंथन हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर के और इरडई के जो टॉप लीडर्स हैं वो सभी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे डिस्कशन होता है कि क्या इश्यूज हैं
आपके इंश्योरेंस में, पॉलिसीज़ में किस तरीके से हम पेनिट्रेशन मार्केट में बढ़ा सकते हैं, और इनका टारगेट भी है ना कि 2047 तक हर एक व्यक्ति तक इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन किया गया। मेन जो टॉपिक पे डिस्कशन किया गया वो बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक पर है। अभी बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक क्या है, इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो बीमा विस्तार, तो बेसिकली IRDAI ने लॉन्च किया है ऑल इन वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मतलब एक ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसमें लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज सब कुछ एक ही इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। तो बीमा विस्तार को लॉन्च किया है IRDAI ने, जो कि ऑल इन वन इंश्योरेंस है। बीमा सुगम, तो बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जहां पर डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर के आप पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो और जो बेटर है आप उसे परचेस कर सकते हो। और इसमें मिडल मैन जो होता है ना, मिडल मैन की अब कोई भी रोल नहीं रहेगी। बीमा वाहक, बीमा वाहक को आप इंश्योरेंस ऑन व्हील भी बोल सकते हो। ये क्या करते हैं, गांव गांव जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं और वहां पे हर एक इंडिविजुअल को बताते हैं कि क्या बेनिफिट है आपके इंश्योरेंस लेने से, आपको क्यों हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए, आपको क्यों क्रॉप का इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो ये बीमा वाहक का काम होता है। तो इन 3 मुद्दों पे बेसिकली डिस्कशन किया गया। अभी बात हो रही है IRDAI के बारे में, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। हुआ क्या था, 1993 में इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था, RN मल्होत्रा कमेटी। और इन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 1999 में एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई जिसका नाम था IRDA, जिसका नाम क्या था, IRDA। और बाद में हमने इसका नाम चेंज किया है 2014 में और IRDAI नाम रखा है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द IRDAI अभी हमारे पास 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, 27 जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपको देखने को मिलेंगी और 2 री इंश्योरेंस कंपनीज जो है अंडर द IRDAI काम करती हैं। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है एंड देवाशीष पांडा आपको चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली पास्ड फॉरेन एड बिल टू प्रोवाइड मिलिट्री एड टू द यूक्रेन। रिसेंटली देखिएगा, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है ना, जो बाइडेन, उन्होंने एक बिल पास किया और कहा कि हम इजराइल में, इसके अलावा आपके यूक्रेन में मिलिट्री पैकेज प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। $95 बिलियन का बिल है। $61 बिलियन यूक्रेन को जाएगा, $26 बिलियन इजराइल को, और $8 बिलियन इंडो पैसिफिक एरिया में मिलिट्री एड प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू द यूएसए। डन। एंड ये दो आपके क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट पे दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है कंट्री जो जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का पार्ट नहीं है, ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया या कुवैत। सेकेंड है सुधीर कक्कड़, जो कि रिसेंटली इनका निधन हो गया है, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ, किस सेक्टर के लिए इन्हें जाना जाता है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट पे दे सकते हैं, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। एसएससी जो PYQ सीरीज़ है उसमें हिस्ट्री और साइंस खत्म करा दिया है, अब हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे।